Students, our next topic is India under colonial rule major developments. Uh, the major developments in India under colonial rule include political, economic, social and cultural changes. जब इंडिया के अंदर कॉलोनियल रूल था, ब्रिटिशर्स का रूल था, उस टाइम पे इंडिया के अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल, हर तरह की डेवलपमेंट हुई. Now we will read about these developments. फर्स्ट इज़ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स. अब इंडिया के अंदर बहुत सी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई कॉलोनियल रूल के अंदर. इन 1757 द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज डिवाइडेड इनटू सेवरल किंगडम्स एंड प्रोविंसेस. अब इंडिया जो था 1757 में बहुत सारे किंगडम्स और प्रोविंसेस में डिवाइड हो गया था. प्रोविंसेस होती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स. Over the next 190 years, the British established direct rule over large part of India. After 190 ईयर्स के अंदर ब्रिटिशर्स ने पूरे इंडिया पर अपना रूल चला लिया था और वो इनडायरेक्टली जो बाकी किंगडम्स थी उनके ऊपर भी वो रूल करते थे. नेक्स्ट इज 1857 तक जो ब्रिटिशर्स थे वो उन टेरिटरीज़ पे ही सिर्फ रूल कर रहे थे जो उन्होंने कॉन्क्विट की हुई थी, मतलब उन्होंने जीती हुई थी. लेकिन उसके बाद धीरे धीरे 1857 के बाद जो ब्रिटिश क्राउन था वो डायरेक्टली कंट्रोल में आ गया, मतलब पूरे इंडिया के ऊपर ही ब्रिटिशर्स का रूल हो गया. सेकेंड डेवलपमेंट जो थी वो ये थी कि इंडियंस जो थे अब वो ऑर्गेनाइज होने लग गए ब्रिटिश रूल के ख़िलाफ़. इसके अंदर जो थे वो ज़मींदार थे, पीजेंट्स थे और ट्राइबल पीपल थे जो धीरे धीरे उनके ख़िलाफ़ खड़े हो रहे थे. धीरे धीरे ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गई. नेक्स्ट डेवलपमेंट ये थी कि जैसे जैसे ब्रिटिशर्स ने रूल किया उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उनकी मिलिट्री कैसी थी, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसी थी, उन्होंने कैसे रूल किया, किन तरीक़ों से रूल किया, ये सब जो था वो भी एक हम कह सकते हैं कि वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट थी. इकोनॉमिक चेंजेस के अंदर में सबसे पहले जो डेवलपमेंट थी, सबसे फर्स्टली जो डेवलपमेंट थी वो थी लैंड रेवेन्यू सिस्टम. अब लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो था वो गवर्नमेंट के लिए सबसे अच्छा सोर्स था इनकम का. ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि जो फार्मर्स होते थे जिसकी जितनी ज़मीन होती थी वो वहाँ पे जाकर उसका उतना रेवेन्यू फ़िक्स कर देते थे. मतलब उनको जो भी वो क्रॉप्स लगाते थे, जो फार्मर्स होते थे जो भी क्रॉप्स ग्रो करते थे उनको उसका रेवेन्यू मतलब उसका टैक्स जो था वो उसको गवर्नमेंट को देना पड़ता था. इसलिए वो जो भी ग्रो करते थे उसमें से उनका बहुत सारा हिस्सा जो था वो टैक्स में चला जाता था, क्योंकि ये जो लैंड रेवेन्यू था ये बहुत ज़्यादा हाई होता था. सेकेंड डेवलपमेंट इज़ इनिशियली द मेन आइटम टेकन फ्रॉम इंडिया एंड सोल्ड इन ब्रिटेन वर. जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया से बहुत सारी आइटम्स ले जाते थे, जैसे स्पाइसेस, कैलिको होता है सूती कपड़ा जो होता है, एंड फाइन कॉटन क्लोथ्स कॉल्ड मसलिन, और मसलिन भी एक तरह का क्लोथ ही होता है. दीज आइटम्स वर ग्रेट इन डिमांड इन ब्रिटेन. अब इनकी जो डिमांड होती थी वो ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा थी. अब धीरे धीरे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडियंस को ओपियम को ग्रो करने के लिए फोर्स किया. ओपियम होता है अफीम, और क्योंकि ये जो ओपियम था वो चाइना उसको एक्सपोर्ट करती थी ब्रिटिशर्स को टी के बदले में, इसलिए वहाँ से उनको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती थी वो चीज़. इसलिए उन्होंने इंडियंस को फोर्स किया कि आपको ओपियम ग्रो करना पड़ेगा. उनको जो भी वो क्रॉप्स लगाते थे, जो फार्मर्स होते थे जो भी क्रॉप्स ग्रो करते थे उनको उसका रेवेन्यू मतलब उसका टैक्स जो था वो उसको गवर्नमेंट को देना पड़ता था.
इसलिए वो जो भी ग्रो करते थे उसमें से उनका बहुत सारा हिस्सा जो था वो टैक्स में चला जाता था, क्योंकि ये जो लैंड रेवेन्यू था ये बहुत ज़्यादा हाई होता था। Second development is initially the main item taken from India and sold in Britain were, जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया से बहुत सारी आइटम्स ले जाते थे, जैसे स्पाइसेस, कैलिको होता है सूती कपड़ा जो होता है, एंड फाइन कॉटन क्लोथ्स कॉल्ड मसलिन, और मसलिन भी एक तरह का क्लोथ ही होता है। दीज आइटम्स वर ग्रेट इन डिमांड इन ब्रिटेन। अब इनकी जो डिमांड होती थी वो ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा थी। अब धीरे धीरे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडियंस को ओपियम को ग्रो करने के लिए फोर्स किया। ओपियम होता है अफीम, और क्योंकि ये जो ओपियम था वो चाइना उसको एक्सपोर्ट करती थी ब्रिटिशर्स को टी के बदले में, इसलिए वहाँ से उनको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती थी वो चीज़, इसलिए उन्होंने इंडियंस को फोर्स किया कि आपको ओपियम ग्रो करना पड़ेगा। जब ब्रिटिशर्स की एक फुल फ्लेज कॉलोनी बन गया तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया से रॉ मटेरियल ले जाना स्टार्ट किया इंग्लैंड के अंदर। रॉ मटेरियल जैसे कॉटन, जूट, ये सब वो ले जाते थे और अपनी इंडस्ट्री में जाकर उसको फिनिश्ड गुड में चेंज कर लेते थे। फिनिश्ड गुड मतलब वो उससे अपने प्रोडक्ट्स बनाते थे उस कच्चे माल से। अब जो कच्चा माल होता था वहाँ पर जाकर उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट कर लेते थे और इंडिया के अंदर उन्हीं प्रोडक्ट्स को वो डबल रेट्स में बेचते थे, जिससे इंडिया के अंदर क्या था, जो ट्रेड था वो बहुत ज़्यादा जो इंडिया के अंदर ट्रेडिंग बहुत अच्छी थी, अब वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगी, अनफेवरेबल होने लगी उनके लिए ये चीज़। नेक्स्ट चेंज जो था वो था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब अब जो व्यापार था वो इंडिया के अंदर गिरने लगा, मतलब ख़त्म होने लगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन की जगह डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा, जिसके कारण जो ये विविंग डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इसलिए हो रहा था क्योंकि लोगों के पास और कोई काम नहीं होता था करने के लिए। ब्रिटिशर्स जो थे वो उनको फोर्स करते थे कि वो जो उनको मटेरियल चाहिए वो वही बनाएं। अब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा, विविंग, पॉटरी, आयरन स्मेल्टिंग, ब्रास वर्क, ये सब जो थे वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए।